सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल एकेडमी कैमगंज में। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो 28 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2026 का पेपर हुआ था, उसमें जो गणित के क्वेश्चंस आए हुए थे उन गणित के क्वेश्चंस को आज हल करने वाले हैं। तो जो गणित के प्रश्न दिए गए थे वो आपके 39 से लेके 57% तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 39 से क्वेश्चन नंबर 57 तक दिए गए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 दिया गया था कि एक बड़े स्कूल के सभागार में यदि शिक्षक 16 प्रत्येक के छात्रों की पंक्ति बनाते हैं, कह रहा है एक बड़ा विद्यालय है, जब टीचर 16 की पंक्ति बनाते हैं तो 14 छात्र शेष रह जाते हैं। जब टीचर 24 की पंक्ति बनाते हैं तो 22 शेष रह जाते हैं। जब टीचर 25 की पंक्ति बनाते हैं तो 23 शेष रह जाते हैं। और जब 30 की बनाते हैं तो 28 शेष रह जाते हैं। तो कह रहा उपस्थित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो जो भी विद्यार्थी उपस्थित हैं उनकी न्यूनतम संख्या क्या है। तो एक ऑप्शन दिया गया था आपका 1202, एक ऑप्शन आपका दिया गया था 1200, एक ऑप्शन दिया गया था 1198 और एक ऑप्शन दिया गया था 1189। ठीक है, आप चाहो इसको मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो बाई ऑप्शन से सेकंडों में उड़ा सकते हो। करना क्या था, जब आप देखेंगे 16 और 14 में डिफरेंस कितना आ रहा है तो आप कहोगे 2 का डिफरेंस आ रहा है। वही 24 और 22 में भी डिफरेंस कितना है, 2 का है। यहां भी डिफरेंस 2 का आ रहा है और यहां भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो हमें क्या करना था, इन सभी संख्याओं का क्या लेना था, एलसीएम लेना था। और एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करने थे, जो ये 2 शेष बच रहे थे वही आप 2 जाके इसमें से घटा देते, वही आपके सवाल का आंसर बन जाता। अगर आपको ये शेष वाली क्वेश्चन यहाँ पे ये समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं क्या करना था, बाई ऑप्शन जाना था। ऑप्शन मतलब आप देखो सबसे सरल आपको व्यवस्था का नियम कौन सा याद होता है, या तो 5 का याद होता है या तो 10 का याद होता है। हम 10 वाले रूल को फटाफट अप्लाई करेंगे। 10 वाले ये कह रहा है 30 से कटने का मतलब है वो 10 और गुणे 3 दोनों से करना चाहिए, लेकिन कह रहा 28 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं में से 28 घटा के जो संख्या 10 और 3 से कटे वही हमारे सवाल का आंसर होगा। आइए देखते हैं, इसमें अगर आप 28 घटाते हो तो क्या इकाई अंक 0 आ पाएगा, आप कहोगे नहीं आ पाएगा। जब 0 इकाई अंक नहीं आएगा क्या वो 10 से कटेगी, नहीं कटेगी। इसमें भी जब आप 28 घटाते हो तो क्या इकाई अंक 0 आएगा, आप कहोगे इसमें भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आंसर होगा। क्या आप इसमें से जब 28 घटाओगे तो क्या इसका इकाई अंक 0 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं आएगा। तो हमारा जो 0 आ रहा है वो इस वाले में आ रहा है 28 पे। इसमें आप अगर 28 घटाओ तो इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो वो 30 से कटेगा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी सही था। ठीक है, तो ये था जो सेकंडों में भी कर सकते थे वही आप मेथड को अप्लाई करके भी कर सकते थे। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया था, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 7,920 रुपए हो जाती है और 5 और वर्षों के बाद, अब यहीं पे चक्कर था, 5 और वर्षों के बाद, 5 और वर्ष अगर इसमें जोड़े तो कितने वर्ष हो जाएंगे, 7 वर्ष हो जाएंगे। और 7 वर्ष में हो जाता है 11,220 रुपए। आपसे कह रहा है प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या थी। तो कह रहा जो दर रही होगी वो दर क्या रही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बताया गया था, दोनों तरफ का डिफरेंस ले लेंगे। यहां डिफरेंस आएगा आपका 5, जब यहां पे घटाएंगे तो आ जाएगा 0। 12 में से आपका जाएगा कितना, 0 में से 0 गया, इसके बाद यहाँ पे 2 में से 2 गया, तब भी आपका 0 आएगा। और ये बचेगा यहाँ पे 2, इसका मतलब 12 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 3। और इधर भी 10 में 7 गया, कितना बचेंगे 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 साल में जो हमें ब्याज मिलना होगा 3300 मिलना होगा। जब हम लोग काटेंगे तो हमें 1 साल का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। 5 छक 30, फिर 3 5 छक 30, तो हम कहेंगे कितना मिला होगा 660 रुपए। 1 साल में जब ब्याज 660 आया होगा तो यहाँ पे 2 साल का ब्याज इसमें जोड़ा गया होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 साल का 660 है तो इसका मतलब 2 साल का क्या रहा होगा,
2 छंग 12, 12 और 1 13, 1320 रुपए आपका ब्याज रहा होगा। अगर इसमें 1320 रुपए ब्याज के रूप के जुड़े हुए हैं तो जब हम इसको आपस में घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन भी मिल जाएगा। अब हम यहां से घटाते हैं, 0 से 0 गया तो 0 बचा हुआ, 2 से 2 गया 0 बचा, 9 में से 3 गए आपके, 9 में से 3 गए 6 बचे होंगे और 7 में से 1 गया होगा 6 बचा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 6600 होगा और ब्याज कितना होगा, 1320 होगा। अब आपको 1320 रुपए जो ब्याज मिला होगा वो 6600 पे मिला होगा और परसेंट के लिए गुणा क्या कर रहे होंगे, 100 कर रहे होंगे। आप 2 जीरो से 2 जीरो को हटा रहे होंगे और 66 से काट देंगे, 66 का 2 बार भाग चला जाएगा तो आंसर कितना मिलेगा, 20। लेकिन क्वेश्चन क्या था, ये जो ब्याज मिला है वो कैसे साल का मिला है, 2 साल का, तो हम लोग 2 का और भाग लगा देंगे, तो 2 का भाग लगाएं तो आंसर क्या बन जाएगा, 10%। ठीक है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, SI बराबर PRT/100 होता है। ये सारे के सारे मान उठा के आपको इसमें जाके फिट करने थे, तब भी आपका आंसर बन जाएगा। तो ये था आपका सवाल नंबर 2, मतलब कि 40 नंबर। इसके बाद आपका सवाल नंबर जो दिया गया था वो था आपका 41 नंबर। 41 नंबर में दिया गया था 6 सही 2/7 और 2 सही 6/11 गुणे 1/4 प्लस कोष्टक में 25 भाग 5 गुणे 3/5 कह रहा था। इसका आंसर क्या है, तो सबसे आसान क्वेश्चन था, इसको गुणा में लिखा गया तो क्या हम पूरा एक बार लिख लें, वैसे तो यही गुणा करेंगे तो 7 छक्का 42 43 44 7 गुणे 11 गुणे 22 22 और 6 28/11 गुणे 1/4। इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा 55 25 और 5 से 5 कैंसिल तो 3 आगे क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 11 चौक 44 7 चौक 28 तो आपका हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचाए 4 और 3 प्लस लिखा हुआ है तो आंसर क्या आ जाएगा 7। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का 7 ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला दिए गए हैं 3 पुरुषों ने 14 माह 8 माह और 7 माह के लिए साझेदारी की। कुल मिलाके हम लोग कह सकते हैं पूंजी अब व्यय की है। 3 लोग थे, पहला दूसरा और तीसरा। इसमें से कह रहा था इसने 14 माह के लिए लगाया, इसने 8 माह के लिए और इसने 7 माह के लिए कुछ पूंजी लगाई। पूंजी नहीं पता तो हम पता होता है पूंजी गुणे समय होता है। वही चीज यहां रही होगी, वही चीज यहां रही होगी, तीनों जगह इक्वल हो जाएगी। बाद में कह रहा जब इनको लाभ बांटा गया, लाभ जो था वो 5:7:8 में बांटा गया। तो कह रहा पूंजी या जो निवेश था उसका अनुपात क्या था। पूंजी को हम लोग निवेश ही बोल देते हैं, तो जब हमें निवेश का रेशियो चाहिए होगा तो ये चीज उठ के नीचे चली जाएगी। ठीक है, नीचे चली जाएगी तो हम कहेंगे निवेश का जो रेशियो बनेगा, ये जब नीचे जाएगा तो ये 14 यहां जाएगा इसके नीचे, 8 जाएगा इसके नीचे और 7 जाएगा इसके नीचे। ठीक है, अब ये चीज यहां से हट चुकी है। अब हमारा पूंजी का रेशियो पूछा, ये पूंजी का ही रेशियो आ रहा है। इसको सॉल्यूशन देने का मतलब होता है नीचे वाली संख्या का ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सीधा सा यहां से काट लेंगे 14 8 और 7 का एलसीएम ले लो, 2 से काटेंगे 2 7 14 2 चौक 8 यहाँ 7 रहेगा। इसके बाद आपका कटेगा नहीं तो उठाएंगे ये 7 दूनी 14 और ये गुणा 4 और गुणा 7। इसका आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम मतलब उसका गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका आप यहाँ पे गुणा कर लेंगे। ठीक है, जो भी एलसीएम आएगा यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर इनका भाग दे देंगे, सब कट जाएंगे, इनका गुणा करके जो भी होगा वही आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई हुई, खुद से कलम और पेन, कलम और कॉपी लेके बैठे, आपको कॉपी पे आराम से क्वेश्चन को करना है। आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल जो दिया गया था 14 सेंटीमीटर के व्यास वाली एक गेंद, कह रहा है एक गेंद है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास 14 सेंटीमीटर है तो हम कह सकते हैं इसकी जो त्रिज्या रही होगी वो क्या रही होगी, 7 रही होगी। गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो भी गेंद होती है अगर उससे आपके पूछने की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, तो जब तक आपने 3D क्वेश्चंस पढ़े नहीं है तो आप नहीं लगा सकते हो। तो इसका फार्मूला होता है 4πr²।
ठीक है, लिख लेना सभी बच्चे। गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब इसको सॉल्यूशन दे दो। 4 गुणा 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान आपका 7 दिया गया है, तो 7 गुणा 7 कर लेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा 4 2 7। हम लोग इकाई डिजिट का भी सहारा ले लेंगे। क्या लास्ट में कोई इकाई डिजिट से मैच कर सकता है? हाँ, चारों ऑप्शन आपके अलग अलग दिए गए थे, तो इकाई डिजिट क्या आएगा? 4 दूनी 8 आएगा, और गुणा यहाँ पे 7 लिखा हुआ, तो इकाई डिजिट कितना आएगा? 7 8 56। जिसका भी इकाई डिजिट 6 होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। या तो आप सीधा गुणा कर लेना तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कंपटीशन में हमें टाइम का थोड़ा ध्यान रखना होता है, तो एक नजर ऑप्शन की तरफ और एक नजर आपके कैलकुलेशन की तरफ होनी चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला दिया गया था 6.25 माइनस 1.96 बटे 1.1। कह रहा इसका सरल मान क्या हुआ? इससे सरल क्वेश्चन अब क्या आएगा बताइए। यहाँ पे ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, इसमें से इसे घटाएंगे तो 25 में से आप जब 96 घटाएंगे तो जाएगा नहीं, पॉइंट वाली चीज पॉइंट वाली से घटाना है। तो हम इधर से एक उधार ले लेंगे तो इधर 100 चला जाएगा, पूरा पॉइंट का मतलब पूरा 100, 125 हो गया। 125 में जब आप 96 घटाएंगे तो आप गाएंगे 96 घटाएंगे तो इधर 4 बचा हुआ, 96 वाला 4 और 25,000 कितने हो गए? 29। तो हम कहेंगे पॉइंट में आपके 29 बचे होंगे, जबकि 6 में से एक ज्ञात होगा तो बचा हुआ कितना? 5। और पॉइंट से अब ये पॉइंट लिखा हुआ है, आप 11 का भाग देंगे तो कहेंगे कितनी बार जगह लगभग 11 चौक 44। इसके बाद 11 नेम 99, वो 11 तिया 33। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। अच्छा, ये 4 बचा है, ठीक है ठीक है, ये 4 बचा हुआ है, क्योंकि यहां से एक 5 बचा था ना, 5 में 1 गया तो कितना बचा हुआ? 4 बचा हुआ। अब ठीक है, अब हम लोग भाग लगाएं तो 11 तिया 33, इसके बाद बचेगा कितना तुम्हारा? 9 और 11 ने 99। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3.9 आपका सवाल का जवाब होगा, अर्थात 44 का ऑप्शन नंबर भी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 45। दो व्यक्ति P और Q की आयु 5:7 में है। दो व्यक्ति हैं P और Q, कुछ समय पहले यही चैप्टर आपको पढ़ाया गया था। इनकी आयु 5:7 में है। 8 वर्ष पहले ये 7:13 में थी। तो कह रहा P और Q की वर्तमान में, जो वर्तमान, ये वर्तमान में लिखा हुआ है, कह रहा इसकी उम्र यहां पे बताओ कितनी कितनी है। हम लोग क्या करते थे, इनमें सबसे पहले डिफरेंस देखते थे कि यहां बराबर है। अगर बराबर नहीं होता था तो नीचे के ऊपर और ऊपर के अंतर का नीचे गुणा कर लेते थे। नीचे अंतर है जो वो है वो आपका 2, और ऊपर जो अंतर है 7 और 13 में कितना है आपका? 6। तो यहां पे कर लेंगे 6 का गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 7 6 42। अब एक पॉइंट का बात आती कि एक पॉइंट कैसे निकालें। तो यहां से 14 में से 30 में से 14 घटा दो, कितना आ जाएगा? डिफरेंस 16। और ये जो 8 साल पहले की बात थी, 16 पॉइंट किसके बराबर होगा? 8। तो हम कहेंगे 1 बराबर क्या हुआ? तो आप कहोगे 8/16 हुआ। जब हम लोग काटेंगे तो एक पॉइंट का मान क्या आएगा? 1/2। इसकी उम्र चाहिए तो यहाँ पे 1/2 का गुणा कर दो, और इसकी चाहिए तो 1/2 का यहाँ कर दो। 2 से काटेंगे तो उम्र कितनी मिल जाएगी? 15 साल। इसको काटेंगे तो इसकी उम्र कितनी मिल जाएगी? 21 साल। अर्थात हमारे आंसर 15 और 21 सही होंगे। तो 45 नंबर का सवाल, ये जो ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल ठीक था। इसके बाद सवाल नंबर दिया गया 46 नंबर। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट दी गई। 12.5% की छूट दी गई। 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? 1/8 होती है। आप कहोगे 8 वाली सौदा एक छूट देके 7 में दी गई है, जबकि वास्तविक रूप से वो कितनी दी गई है? वो 805 की दी गई है। इतना हो जाएगा। तो हम कहेंगे 7 से काट सकते आराम से, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। तो एक पॉइंट का मान 115 है, तो इसका वास्तविक मूल्य क्या रहा? 115। गुणा कर लेंगे, पता लगा लेंगे है कितने की। 8 पन्ना 40, 4 8 एकम 8, 8 4 12, फिर 8 एकम 8, 8 1 9, 920 की ये यहाँ पे है। अब उसने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया और कह दिया 805 में बेचा। यदि वो छूट ना देता तो उसे इस पर 15% लाभ होता। कह रहा अब जो छूट भी नहीं देता, 920 नहीं अगर बेचे देता तब भी उसे 20% का लाभ है। 20 नहीं 15% का लाभ है।
अगर यहां पर भी 15% का लाभ इंडिकेट कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/20 होता है। तो हम कहेंगे 20 वाली 14 23 में उसने बेची होगी तभी तो लाभ हुआ होगा। तो 23 जो इंडिकेट करेगा किसको करेगा, 92 को। तो 23 बराबर 920 लिखा हुआ है। हम कहेंगे एक पॉइंट का मान कितना जाएगा, 3 से काटेंगे तो लगभग 4 बार चला जाएगा। और 4 का अगर यहां पे गुणा कर दें, एक पॉइंट का मान 40 है तो 20 पॉइंट का मान क्या होगा, क्योंकि यही आपका सीपी है। 40 का गुणा करेंगे 4 दिन कितना हो गया 8, अर्थात उसका जो आंसर रहा होगा 800 सीपी रहा होगा। समझ में आ गया। 12.5% का मतलब 1/8, 8 वाली 14 7 में दी गई होगी और वास्तविक रूप से वो 805 की दी गई थी। जब हम इसे काटेंगे तो एक पॉइंट का मान 115 मिलेगा, 8 पॉइंट का मान निकाल लेंगे तो मिलेगा 920। अब कह रहा अगर वो छूट ना भी देता तो भी 15% की फायदा होता। तो हम कहते हैं अगर 920 में बेचता तब भी 15% फायदा है। तो हम कहेंगे इसका मतलब होता है 3/20, 20 की 14 उसने 23 में दे रहा होगा तभी 15% इंडिकेट करेगा फायदा। तो हम कहेंगे 23 पॉइंट का जो मान है वो 920 है। तो कह रहा सीपी क्या, तो सीपी तो उसका 20 ही रहा हुआ ना। तो हम एक पॉइंट का मान निकालेंगे और यहां गुणा कर देंगे तो इसका सीपी वास्तविक रूप से निकल आया जाएगा। आते हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 45 है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 45 गुना है। एलसीएम 45 गुना है, इसका मतलब 45:1 है इन दोनों का। फिर आपसे कह रहा था एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वो 1518 है। तो हम लोग कहेंगे हमारा योग कितना है, तो आप कहोगे 46 योग है। ठीक है 46। अब 46 जो लिखा हुआ है वो यहां से कट जाएगा तो हम कह सकते हैं ये लिखा हुआ है तुम्हारा 23 दूनी 46। ठीक है 46 से 46 को ऐसे भी कर सकते हैं काटने के लिए, 2 से काटेंगे आराम से कटेगा, 2 7 14, 2 पंजे 10 और 2 9 18। 23 से काटोगे आराम से जाएगा, 23 3 69, फिर 23 3 69। तो हम कहेंगे एक पॉइंट का मान कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन किया गया है एक पॉइंट का मान अगर 33 हो गया तो हम लोग यहां पे गुणा करेंगे तो वास्तविक रूप से आपका मास आ जाएगा और यहां पे गुणा करेंगे तो वास्तविक रूप से क्या आ जाएगा, लास आ जाएगा। अब करना क्या था, उसने कहा था एक को 16 से विभाजित किया। कह रहा एक कोई संख्या होगी उसकी, क्योंकि दो संख्या होती है, एक संख्या पर 16 से विभाजित किया तो 18 बार गया और 9 उसमें शेष जोड़ दिया। तो इसका मतलब एक संख्या यही रही होगी। तो आपको बताया गया था अगर ये भी मटेरियल ना दिया जाए और एलसीएम एचसीएफ ही दिया जाए तब भी आप संख्याओं को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बताया गया था कि यदि आप एलसीएम में एचसीएफ का भाग निकाल देते हैं, फिर जो भी भाग कटने के बाद आता है उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते थे और मात्रा का गुणा कर देते थे, उसमें वही आपके सवाल का आंसर बन जाता था। मतलब कि वही आपकी संख्याएं बन जाती थी। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आपका जो एलसीएम दिया गया वो 45 गुणे 33 दिया गया, मात्रा जो दिया गया वो 33 दिया गया। यही चीज मैच हो रही है, 33 से 33 काटा तो कितनी बार गया, आप कहेंगे 45 बार। अभाज्य गुणन क्या होता है, 9 पन्ना 45। एक बार यहां गुणा करेंगे तो एक संख्या ये आ रही होगी, एक गुणा यहां करेंगे तो एक संख्या ये आ रही होगी। अब हमें ऑप्शन देखना था कि पूछ क्या रहा था कि दूसरी संख्या क्या है। तो आप एक बार देखेंगे तो 9 की 27 एक संख्या का इकाई अंक 7 होगा और 5 की 15 एक संख्या का इकाई अंक 5 होगा। अब आपके ऑप्शन में केवल 5 ही दिया गया था, डी ऑप्शन में 165, बाद बाकी सारे ऑप्शन ही अलग थे। तो हम कहेंगे दूसरी संख्या जो रही होगी वो 165 रही होगी। ऐसे भी नहीं निकालना चाहते तो एलसीएम एचसीएफ आपको फार्मूला दिया होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। वहां जाके आप रख सकते हैं तब भी आपका आंसर जाएगा, लेकिन उतनी झंझट में नहीं पड़ना है। जब दोनों ही संख्याएं सामने आ गई तो आप एक ऑप्शन से मैच करवा लें, वही आंसर होगा। अगला जो आपका सवाल दिया गया था वो सवाल नंबर 48 था। 48 में करा दो संख्याएं m और n, दो संख्याएं m और n का योग 84 है और इनका अंतर 6 है, और इनका अंतर 6 है। और कह रहा जो m है वो n से बड़ी है, तो कुल मिला के ये बड़ी है। तो कह रहा इनका दोनों का रेशियो होता, दोनों का अनुपात क्या हुआ। तो संख्या निकालेंगे तभी पता लगेगा। m n कट जाएगा तो 2m का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 90 हो जाएगा। एक m का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 45 हो जाएगा। अगर यहाँ पे m का मान 45 है तो इसमें उसने कुछ जोड़ा हुआ तभी 84 बना हुआ, तो इसमें से घटाएंगे तभी n पता लगेगा। तो हम इसमें से घटाएंगे ये वाली 14 में से आपका 5 गया तो कितना बचा हुआ, 6 5 11 1 बचा हुआ, मतलब कि कितना है 4 है। 4 में से 5 जाएंगे तो 14 में से 5 को आप निकाल दो तो 9 बचा होगा।
और यहाँ पे बचा हुआ 7, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3। तो आपका जो रेशियो बनेगा वो 45:39 बनेगा। आप जब इसे 3 से काटेंगे तो आराम से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो 15:13 होगा, अर्थात 48 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया था 49 में कह रहा है एक वर्ग की भुजा को मापते समय 2% अधिक त्रुटि की जाती है। एक वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये है तो ये भी है। अब कह रहा जब इन्होंने नापा तो इन्होंने क्या किया, 2% ज्यादा नाप दिया। जब भुजा 2% नापोगे तो दोनों 2 बार नापोगे ज्यादा। अब कह रहा इस क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को रामबाण फॉर्मूले करने लेंगे। आपको पता होगा x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई अपॉन 100। आप चाहो फ्रैक्शन बना के फटाफट कर लोगे, लेकिन फ्रैक्शन में गुणा देख रहे हो कितना बड़ा जाएगा, तो इसलिए इसको अपनाएंगे। x कितना आपका 2 है, y भी कितना बढ़ेगा, ये 2 है, प्लस 2 गुणे 2 कर लो, 2 दूनी 4 और ये नीचे कितना जाएगा 100। अब कहेंगे 2 2 कितना हो गया 4, प्लस ये लिखा हुआ 4 और बटे लिखा हुआ 100, तो हम कहेंगे ऊपर दशमलव लगेगा तो ये 0.4, तो 0.4 इसी के आगे और लगा दो, यही सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो जो आपका क्षेत्रफल होगा वो 4.04% बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले से आप आसान तरीके से कर सकते थे। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 50 दिया गया है एक आदमी ने कुछ खिलौने 112 की दर से, कुछ खिलौने जब हमको नहीं पता तो x मान लेंगे, 112 रुपए का एक खरीदा और टोटल 448 रुपए खर्च हो गए। तो आप x का मान निकाल लेंगे, मतलब कि एक खिलौना कितने के आप लेके आए। 112 का जब इधर भाग लगाएंगे तो आपको 12 × 48 सीधा 4 बार जा रहा है, तो हम कहेंगे एक खिलौना 4 रुपए के लेके आए थे। आगे कह रहा 9 खिलौने 81 रुपए में बेचे। 9 खिलौने अगर 81 में बेचे तो एक खिलौना कितने का बेचा, तो आप कहेंगे एक खिलौना 9 का बेचा। कह रहा आपको लाभ कितना हुआ, एक का अगर 4 लाए थे, 4 का लाए थे और 9 का बेच रहे हो तो फायदा कितना दिख रहा है, तो कहोगे 5 दिख रहा है। कहां से दिख रहा होगा, 4 से दिख रहा होगा, परसेंट के लिए गुणा 100 कर रहे होंगे। 4 से काटेंगे 25 और 25 पंजे 125, अर्थात जो आपको प्रॉफिट हुआ होगा वो 125% हुआ होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया है 51 में दिया गया एक व्यक्ति 600 किलोमीटर यात्रा रेल से 75 किलोमीटर की चाल से चलता है। ठीक है, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। इसके बाद 1000 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जलयान द्वारा चला है। इसके बाद 500 किलोमीटर की यात्रा वायुयान से 400 किलोमीटर प्रति घंटा से चला। इसके बाद 100 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कार से तय की। ठीक है, कार से तय की। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, ये एयर मतलब कि वायुयान से चला है, इसकी जो भी औसत चाल होगी, आपसे पूछना चाह रहा है इसकी जो भी औसत चाल है उसका आपको 60% बताने की 60% कितना है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी और बटे लगा कुल समय। ठीक है, टोटल समय। तो हमें पता है दूरी, तो हम लोग फटाफट काउंट कर लेंगे। तो कितनी हो जाएगी आपकी, 1000 ये हो गए, 600 ये हो गए, 100 ये हो गए, तो कितनी दूरी हो रही टोटल 1600, 16 5 21, 21 और 2200। तो आपकी जो दूरी हो रही है वो 2200 किलोमीटर हो रही है। अब हम कहेंगे समय कैसे निकालोगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये दूरी और ये चाल। अब आप इसमें भाग लगा लेंगे तो 75 चौको 304 मतलब 8, ये जाएगा 8 बार। इसका भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 5 × 10 20 बार, और इसका भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 5/2005/4। ठीक है, 4 एकम 4 1.25 हो जाएगा। इसको करना है 50 दूनी 100, तो यही आपका टाइम होगा। टाइम कितना रहेगा 20 और 28 29 30 और 31.25। ये आपकी औसत चाल हो गई है। अब कह रहा है इसका केवल 60% बता दो, तो 60% का मतलब होता है 3/4। ठीक है, इसको आप सॉल्यूशन दे देंगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसको आप खुद ही काटेंगे, आंसर जो इसका होने वाला है वो हो जाएगा 42.24। ठीक है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला है सवाल नंबर 52।
सवाल नंबर 52 दे रहा है, यदि 43, 21, 68, 97, 39, x इन सबका जो औसत है वो 52 है। तो कह रहा x का मान ज्ञात करो कि x का मान क्या होगा। तो हमें पता है ये संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और आपको पता है जब औसत में जितनी संख्याओं का गुणा करोगे, जितने का एवरेज है उतना गुणा करो तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा योग मिल जाएगा। अब आप योग करेंगे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 31 कितना आएगा 312। फिर आप लोग इधर इन सबका योग करोगे तो इनका योग करके इसमें से जब आप घटाओगे तो जो बचेगा वो x ही तो बचेगा। तो भाई आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। इतना स्वयं करना है, इनको सबको जोड़ के इसमें से घटाना है, घटाने के बाद जो भी आएगा वही आपके x का मान होगा। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 44। कुछ कैलकुलेशंस आप खुद ही करेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला जो सवाल दिया जा रहा है वो कह रहा है ए बी की तुलना में दुगना दक्ष है। कह रहा ए, ये सवाल नंबर है आपका 53। ए जो है वो बी की तुलना में दोगुना दक्ष है। तो इसका मतलब हम कहेंगे ये क्या है, क्षमता है। दक्ष का मतलब दुगनी क्षमता रखता है ये। इसके बाद कह रहा है सी और डी द्वारा मिलकर इस कार्य को करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। वे एक साथ कार्य करने में सी और डी, कुल मिलाकर जब ये लोग एक साथ कार्य करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। अब कह रहा है ये दोनों जब एक साथ करने में जितना समय लेते हैं वही सी और डी के बराबर समय ले लेते हैं। आप समझ में आ गया, ये ए बी मिलकर जितना कार्य करने में समय लेते हैं उतना ही समय सी और डी लेते हैं। अब इसने डाटा और भी दे दिया, सी और डी उसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में करते हैं। अब कह रहा सी है और डी है, एक काम को क्रमशः 15 दिन में और 20 दिन में करते हैं। तो हम कहेंगे इनका एलसीएम करना रहेगा आपको 60, 15 चौको 60, 20 या 60। तो इनकी जो क्षमता रहेगी वो कितनी रहेगी, 4 और 3 7। इनकी क्षमता 7 है और इनकी क्षमता दोनों कितनी है, 2 और 1 3 है। और क्षमता का जस्ट उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो हम कहेंगे समय इनका कितना होगा, फिर 3 होगा। उल्टा करो सीधा करो वही रहेगा। इनका कितना है, 7 है। अब आपसे एक स्टेटमेंट कहा गया था कि दोनों के समय कैसे हैं, बराबर है, अभी बोला था। अब दोनों को क्या तुम्हें बराबर दिख रही है, नहीं दिख रहे हैं। तो इस संख्या का यहां पे गुणा कर दो और इस वाली का गुणा यहां कर दो। अब ये आपके ऑलरेडी बराबर हो गए। तो आपने जो सी और डी में गुणा किया वो कितने किया, 3 का, और ए और बी में गुणा कितने किया, 7 का। जो गुणा आपने जिस साइड में किया है वो अगर इनमें भी गुणा करेंगे अलग अलग तब भी इनके वास्तविक मान निकल आएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोला है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये बताइए। कार्य टोटल है कितना आपका, आप कहोगे कार्य 60 है, ठीक है। कार्य अगर 60 है, अब कह रहा इसे ए को देना है, तो आपको नहीं पता ए में कितने को गुणा किया था, 7 का। तो यहां पे हम कहेंगे 2 गुणे 7। इसके बाद इधर जो गुणा किया वो सीधे में कितना दिया था, 3 का। तो इनका काम भी तो 3 गुना होगा, तो 60 में कर लेंगे 3 का गुणा। क्यों, क्योंकि ये सीडी का काम है और सीडी की तरफ आपने गुणा कितना कर रहे हैं, 3। तो इसमें भी तो 3 का गुणा हर जगह हो जाएगा, सीडी की तरफ ध्यान जहां सीडी होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग यहां से काटेंगे तो चला जाएगा लगभग 2 से काटेंगे तो ये 30 बार जाएगा और 30 यहाँ कितना हो गए 90, और 90 और नीचे कितना लिखा होगा 7। अर्थात जो आंसर रहा होगा वो 90/7 आपका, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक था। 53 का बी। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे। चौवन नंबर जो दिया गया था, एक राशि के लिए ब्याज की दर क्या होगी जो 3 वर्ष में स्वयं का, कह रहा 3 वर्ष में स्वयं का 1.728 गुना हो जाती है, गुना हो जाती है। होने का मतलब है ये ऑलरेडी क्या है, मिश्र धन है। जब आपका इसका दशमलव हटाओ तो नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। दशमलव हट गया तो ये क्या होगा, मूलधन होगा। रेशियो तो बनाने बताई है, ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। और कै साल का, ये 3 साल का। तो आपको दर पूछा जा रहा है, तो दर क्या होता है, मिश्र धन बटे मूलधन। लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता तो ये स्क्वायर बनता, लेकिन यहाँ पे 3 साल है, इसका मतलब ये घन बनेगा। 1728 जो घन होता है वो आपका 12 का होता है, और 1000 जो होता है वो 10 का होता है। तो आप कहेंगे मूलधन 10 है तो वो हो जाता है 12। 10 से अगर 12 होता है तो ब्याज कितना मिलता है, 2 मिलता है। कहां से मिलता होगा, 10 से मिलता होगा। परसेंट के लिए क्या कर लेंगे, 10 से अगर काटेंगे तो 10 2 10 दूनी कितना होगा 20।
अर्थात जो दर रही होगी वो 20% रही होगी। ये था सवाल नंबर 54 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य था। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर करा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, सबसे फर्जी सवाल यही है, 5 अभाज्य। पहली अभाज्य जो होती है सबसे छोटी 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद कितनी होती है 11। अब आप इसे जोड़ेंगे कैसे, 5 और 3 8, 8 और 2 कितना होगा 10 और प्लस 7 और 11 कितने हो जाएंगे आपके 18। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ रहा होगा 28 आ रहा होगा। अर्थात प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग 28 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिखाया गया। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 56 कह रहा है कि एक ट्रेन 2 सही 1/2 घंटे, 2 सही 1/2 का मतलब होता है 5/2 घंटे में समान गति से 325 किलोमीटर की दूरी, यह है आपका समय, तय करती है। समान गति से 650 करा, जो गति से यहां जा रही है उसी गति से यहां चला दो तो 650 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। जब आपके पास चाल होगी तो आप समय निकाल लेंगे। हमें पता था 325 की दूरी 5/2 घंटे में तय की गई है, तो इसका अगर हम 325 में 5/2 का भाग लगा दें तो क्या ये चाल निकल आएगी, तो चाल निकल आएगी आराम से। इसी चाल का हमको क्या करना है, इसमें भाग दे देना है और ये हमारा क्या बताएगा समय। तो जब ये चाल आ गई तो इस चाल को उठा के पूरा का पूरा यहां कर दो जाके 325 गुणे 2 और बटे कितना 5। अब इसको जब आप काटेंगे आसानी से कट जाएगा, ये जाएगा 325 के दुगने होते हैं 650। ठीक है, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट। अब ये 5 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा 5। अर्थात क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर था वो सी ऑप्शन सही था 5। इसके बाद आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 57। तो ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, शायद आपको भी पता होगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं और उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। जब आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो यूट्यूब पे जो वीडियो बनाए जाते हैं उसका कोई बनाने का कोई मतलब रह जाएगा। कोई भी टीचर, कोई भी गुरु जो आपके पास चीजें ज्ञान के रूप में पहुंचा रहा है तो उसका आपको कर्तव्य बनता है कि कुछ ना कुछ वापस दे। तो वापस में आपके पास से कोई पैसे या कोई कुछ भी नहीं लेता है। आपको क्या करना है, एक लाइक कर दिया करें और हो सके तो कमेंट कर दिया करें कि वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो खराब लगा है या क्या रहा है। इसके बाद कोशिश किया करें कि अपने जो भी दोस्त हैं उनके पास भी ये वीडियो को शेयर कर दे, जिससे थोड़ा मोटिवेशन टीचर को मिलता है, वीडियो बनाने वाले को मिलता है कि वीडियो आगे बनाए जाए या नहीं बनाए जाए। जब वीडियो का रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो उस वीडियो को बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो कुछ आप अपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और ये थोड़ा जरूर कर दिया करें, जिससे थोड़ा जो मोटिवेशन होता है वो हम लोगों को भी मिल जाया करे। ठीक है, तो लास्ट सवाल हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके बाद सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से रहना, होली बनाना, मिठाइयां खाना और जब भी कोचिंग खुले तो मिठाई लेके जरूर आना है। ठीक है, तो छुट्टी हम लोग लगभग भाई 3 से 4 दिन की करेंगे। इसके बाद अपनी कंटिन्यू लक्ष्य की तरफ फिर बढ़ेंगे। जो भी टारगेट है हम लोगों के प्राप्त करने के, अचीव करने के, वो करेंगे। तो सभी लोग दिल से मेहनत करते रहें। जो भी छुट्टियां हैं ये मैं समझना हम बिल्कुल छुट्टी पे हैं। आपका अभी टारगेट लगा हुआ है तो आप अपनी मेहनत को जारी रखें। जितने भी आज तक टेस्ट करा दिए गए उन टेस्ट को आप इस बचे हुए समय में लगाएं। इसके बाद जो भी सिलेबस जिसका भी अधूरा है वो अपने सिलेबस को पूरा कर ले इतने दिनों में। इतना आप कर्तव्य करके अगर आएंगे तो आगे की क्लासों में और अच्छी सी चीजों को समझ में आएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग लास्ट सवाल लगा लेते हैं। 57 नंबर 57 नंबर दिया गया था, ABC एक कारकों क्रमशः 20 दिन में, 40 दिन में और 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी से शुरू करते हुए कार ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है। अब कह रहा ए जो है वो सबसे पहले बी को सहायता देता है, इसके बाद वो सी को सहायता करता है और ये काम बारी बारी से ऐसे ही चलता रहता है। तो कह रहा है ये काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। ठीक, कितने दिन में फिनिश होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत बार बताया भी गया है कैसे करना होता है।
तीनों का आप एलसीएम ले लेंगे तो आप कहेंगे एलसीएम 120 आएगा। 2 का भाग लगाएंगे 6 बार जाएगा, 40 का लगाएंगे 3 बार जाएगा और 60 का लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ये आपकी क्या बन जाती है, क्षमता। अब आपको थोड़ा यहाँ पे समझना है कि ए एक दिन बी के संग आएगा तो एक दिन हो जाएगा, और ए एक दिन सी के संग आएगा तो एक दिन और हो जाएगा। तो इसका मतलब ए जो है वो डबल काम कर रहा है, एक दिन बी के संग और एक दिन सी के संग। तो ए को हम लोग क्या करेंगे, डबल कर लेंगे। डबल कर लेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया, 6 दूनी 12। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे तो 120 बटे 12 3 15 तो कितना हो जाएगा, 17। जब हम इसका भाग लगाएंगे तो ये चीज ध्यान रखना है, इसने जब एक दिन इसके साथ कार्य किया हुआ और अगले दिन इसके साथ कार्य किया हुआ तो 2 दिन लग रहे होंगे, और जब हम लोग भाग लगा रहे होंगे जितनी बार भाग जाएगा उसमें हम लोग 2 का गुणा और कर लेंगे। तो हम करेंगे 17 का भाग लगाएंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 17 निम्मा 7 नेम 63, 100 मतलब कि सीधा सीधा लगभग 7 बार हमें लग रहा 11 7 सत्ते 49 तो 7 नंबर 7 4 11 119, ठीक है। तो 17 नंबर 119। अब देखो आपका 7 बार गया और 2 का गुणा कर लिया तो 7 में कितने हो गए, 14 दिन तो आपके क्लियर हो गए। तो 119 आपका काम फिनिश हो गया। 120 में अगर 119 फिनिश हो गया तो बचा कितना, एक बचा है, इसे करने कौन आएगा, तो यही 2 लोग सबसे पहले आते हैं। तो हम कहेंगे सबसे पहले ये आएगा और ये अपने संग इसको भी लाएगा। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और इसको आप जोड़ लेंगे, भाई आपके सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14 सही 1/9, लेकिन आपने देखा ऑप्शन में ये लिखा ही नहीं था। तो 14 के बाद उसने डायरेक्ट एक दिन कर दिया। तो 14 के बाद जो अगला दिन आता है वो कौन सा था, 15वां दिन आता है। तो 15वें दिन में ये काम समाप्त हो गया होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 57 का पहला सही था। तो ये थे आज के टेस्ट के सवाल जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी काफी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग एक नए जोश और जुनून के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी की यात्रा मंगलमय। धन्यवाद, थैंक यू।